नमस्कार साथियों, हम लोग द्रव की अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में समझेंगे। हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे कि ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो हम लोगों ने पदार्थ की 3 अवस्था के बारे में पढ़ा, ठोस, द्रव, गैस, और इसके अलावा 2 अवस्था और पढ़ा, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, 5 अवस्था हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े। तो ये सब हम लोग आम जानकारी था, हम लोग आम जानकारी ले लिए। ये सब पढ़ने की चीज़ ही नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा हार्ड लेवल पर चलते चलेंगे, कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। तो ये है पदार्थों की अवस्था। जैसे ठोस कैसे चेंज होगा द्रव में, फिर द्रव कैसे चेंज होगा गैस में। तो हम लोग यानी कि पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में समझेंगे कि अगर ठोस द्रव में चेंज हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, और द्रव अगर गैस में चेंज हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे। मतलब हर वस्तु जो है चेंज होता है, दुनिया परिवर्तन है, परिवर्तन ही दुनिया से है। मतलब ऐसे समझिए कि कोई भी चीज परिवर्तन को दर्शाता है, कोई भी चीज में जरूर परिवर्तन होगा। चाहे ये कलम है, एक दिन ये पहले देखिए ये कलम किस तरह था, एकदम पूरा लिखा हुआ था, एकदम मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर, ये सब लिखा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होकर गोरा हो गया। ठोस से चेंज द्रव में कैसे होता है, हमने आपको बताया था कि ये द्रव और ये द्रव में डिफरेंस है, ये द्रव में डिफरेंस है, ये दोनों बराबर। ये द्रव मतलब तरल होता है, यानी कि पानी, एग्जाम्पल के रूप में पानी, शराब वगैरह हो गया। ये द्रव मतलब पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ को हम लोग द्रव्य बोलते हैं। द्रव और द्रव्य में डिफरेंस होता है, समझे कि नहीं। लेकिन बोलते हैं तो एक ही जैसा लगता है, लेकिन द्रव्य को, ये द्रव जो यहाँ लिखे थे, ये द्रव्य को द्रव्य बोला जाता है, इसको द्रव बोला जाता है। एकदम शॉर्टकट में बोलने, मतलब कम लगे, मतलब बोलने में कम बॉल लगे तो उसको द्रव्य कहेंगे। और बोलने में ज्यादा बॉल लगे उसे द्रव्य कहेंगे, और बोलने में कम बॉल लगे उसे द्रव कहेंगे। डायरेक्ट द्रव बोला गया, द्रव्य कितना लगता है बोलने में जोर। तो गलनांक किसे कहते हैं, गलनांक मतलब कौन सी होता है, गल गया मतलब कौन सी गलेगा, ये आदमी गलेगा थोड़ी, आदमियों गल जाता है। तो ठोस पदार्थ को अगर गल जाएगा, जो ठोस पदार्थ अगर गलेगा तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। और द्रवा जब गलेगा, यानी कि द्रव जब उसको गर्म करेंगे तो, अच्छा एक पहले हटाइए, द्रव में पहले ऐसे समझिए, अगर ठोस पदार्थ गल गया तो वो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। यानी कि तो गलाएगा कौन इसको, ठोस पदार्थ को कौन गलाएगा है। ठोस पदार्थ को गलाने वाला चाहिए ना, तो गलाने वाला आदमी कौन है, ये तापमान है। यानी कि गलनांक जो है, गलनांक एक तापमान है, विशेषतर गलनांक एक तापमान है। जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदल जाता है, जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर, अगर गर्म करने पर ठोस द्रव में बदल जाता है, उसे गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो कितना तापमान, एक तापमान को लिया जाता है सबसे। गलनांक मतलब समझिएगा कि तापमान को, यानी कि ठोस को गला दिए, ठोस को एकदम पूरा टेम्परेचर मार दिए। ठोस में अगर टेम्परेचर देंगे, तापमान गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद वो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। द्रव यानी कि तरल अवस्था में हो जाएगा। इसी को हम लोग गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था, जैसे ये देखिए द्रव, ठोस के कण जो है आपस में बहुत करीब होते हैं। आपस में क्या होते हैं, बहुत करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं, एकदम पूरा सटा हुआ। और जब हम इसको गर्म करेंगे, तो जब हम गर्म करेंगे तो ई बोलेगा, इसको दिमाग गर्म करेंगे तो ई दे, दोनों में आपस में, ई दोनों को जो गर्म करना मतलब लड़वा देना, लड़वा दिए तो दोनों लड़वा दिए, तो ई भागा इधर, ई भागा इधर, एकदम फटाफट। ई बोलेगा कौन ची, चल गरम हो गो, हमरा मारबो कर छो, भागा, ये भी भागा इधर, ये भी भागा इधर। तो ये क्या हो जाता है, यानी कि अंतर आणविक स्थान जो है खाली हो जाता है, रिक्त होने लगता है, धीरे धीरे छूटने लगता है। तो जब छूटने लगता है तो ये किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गैस में, नहीं सॉरी, द्रव में बदल जाता है। ठोस किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। यानी कि जब हम हीट करेंगे तो आपस कण, कोई भी चीज को गर्म करने के बाद वो फैलता है। तो इसको गर्म करेंगे तो ये फैलेगा, तो फैलने के बाद ये इतना फैलेगा, इतना हीट कर देंगे, खूब गर्म कर रहे हैं, दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो ये फैल कर क्या हो जाएगा,
ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा। तो इसी को हम लोग गलनांक कहते हैं। अगर ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, जिस तापमान पर बदले, अगर जितना टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, अगर वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे। तो अवस्था कितने होते हैं? हम लोग अवस्था पढ़े थे, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, बोर्स्ट आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। इसके बाद भी तो एक अवस्था होता है, कौन सा? बुढ़ोती अवस्था होता है, समझे? तो कितने हमारे जीवन में कितने अवस्था? 6 अवस्था। 5 अवस्था के अलावा छठा अवस्था कौन हुआ? बुढ़ोती अवस्था, समझे ना? तो उसी तरह कुछ, यानी कि जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। ठोस यानी कि विशेषता समझे कि ठोस द्रव में बदले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गलनांक कहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और घी को मतलब इतना डिग्री टेम्परेचर पर, 28 डिग्री से लेकर 34 डिग्री टेम्परेचर पर घी पिघल जाएगा। ये ठोस में रहता है। ठोस में अगर इसको हम टेम्परेचर देंगे तो द्रव में बदल जाएगा घी। मोमबत्ती, इतना डिग्री टेम्परेचर पर मोमबत्ती क्या होता है? पिघल जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। तो इसी तरह शीशा अगर 327 डिग्री सेल्सियस पर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? द्रव में हो जाएगा, तब टूट जाएगा। तो वहीं से गाना निकला, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूटिए जाता है। तो जिस तरह शीशा को 327 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करने पर टूट जाता है, यानी कि पिघल जाता है, उसी तरह दिल को 327 डिग्री टेम्परेचर पर यानी कि चुड़ैलवन सबको तोड़ने के बाद, डेंगाने के बाद शीशा भी क्या होता है? दिल भी क्या होता है? टूट जाता है। लोहा 1538 डिग्री सेल्सियस पर पूरा गर्म हो जाता है, पिघल के क्या हो जाता है? तरल अवस्था में बन जाता है। और पारा -38 डिग्री सेल्सियस पर, पारा जो है 38 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, समझे ना? तो ये था, कुछ था इसमें, पॉइंट था। इसमें क्या पढ़ना है? गलनांक किसे कहता है? जिस तापमान पर कोई ठोस चेंज हो जाता है, किस में? द्रव में चेंज होता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है द्रवन। द्रवन मतलब फ्यूजन है। फ्यूजन कोई दूसरी भाषा में हम लोग पिघलना बोलते हैं, या गलनांक कोई दूसरी भाषा में हम लोग पिघलना कहते हैं। तो इन दिस क्लियर पॉइंट, उम्मीद करते हैं आप समझ गए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। गलनांक, वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण या वाष्पन या क्वथनांक, किसी पदार्थ के द्रव अवस्था से, देखिए वाष्पन और वाष्पीकरण और क्वथनांक में, इंग्लिश में वाष्पन को भी इंग्लिश में वेपोराइजेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण को भी इंग्लिश में वेपोराइजेशन बोलते हैं, लेकिन क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये सब वर्ड एक ही है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, समझिएगा। हमने आपको अभी बताया कि अगर कोई ठोस अगर द्रव में बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे गलना कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? गलना। लेकिन जिस तापमान पर गलेगा, आखिर गलाएगा कौन? इसको चेंज कौन करेगा? अपने चेंज होगा। हम ठोस में तो तुरंत अभी द्रव में हो जाएंगे। हम द्रव में तभी होंगे जब हमको टेम्परेचर देगा, गर्म करेगा, तब ना हीट देगा। तो अगर जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे गलनांक बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? गलनांक। यहाँ गलना था, ये गलनांक हो गया। बस एक ही वर्ड है, दोनों सब एक ही वर्ड है। आप लोग को गलनांक याद करना है, इसको मत याद करना है। उसी तरह अगर द्रव गैस में बदल जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पन या वाष्पीकरण बोलते हैं। अरे देखिए, वाष्पी मतलब भाप बनना, भाप बदल जाए कोई भी चीज को। अच्छा ठोस है, द्रव मतलब पनिया गर्म करेंगे तो कौन चीज निकलेगा? भाप निकलेगा। पनिया गर्म करेंगे तो कौन चीज निकलेगा? पनिया गर्म करेंगे तो कौन चीज निकलेगा? कुछ दूसर चीज थोड़ी निकलेगा। पनिया गर्म करेंगे तो गैसे निकलेगा, भाप निकलेगा। तो अगर उसको गर्म करेंगे, द्रव को गर्म करने पर गैस निकलेगा। द्रव किस में परिवर्तन होगा? गैस में, उसे वाष्पन कहेंगे। लेकिन ये चेंज कैसे होगा? जिस तापमान पर द्रव किस अवस्था में चेंज होता है? गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्वथनांक। उसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक। देखिए एक बात समझिए, ठोस द्रव में, ठोस को गर्म किया द्रव बना, द्रव को गर्म किया तो गैस बना। बाता एक ही हुआ है, लेकिन नामाई अलग अलग दे दिया। कौन चीज करे? नामाई अलग अलग दे दिया। वैज्ञानिक को जो देने वाला उसको सोचना चाहिए था कि नहीं ये झमेला जो झंझट हम लोग को खत्म हो जाता है। तो ठोस को गर्म किए, ठोस को जिस तापमान पर गर्म किया तो उसको गलनांक नाम दे दिया, और द्रव को जिस तापमान पर गर्म किया तो उसे गैस नाम दे दिया, उसे क्वथनांक नाम दे दिया।
तो उसी तरह हम लोग क्वथनांक या वाष्पन किसे कहते हैं, तो हमने लिखा है कि किसी, सबसे पहले वाष्पन, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, और क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन, केवल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो गया, यहाँ टेम्परेचर कुछ नहीं लगाया है, उसे वाष्पन कहते हैं। लेकिन जिस तापमान पर द्रव पदार्थ उबलने लगता है उसे गैसीय अवस्था में, वह गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, उस तापमान को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। याद रखिएगा, क्वथनांक को ही याद करना। वाष्पीकरण मतलब, क्वथनांक मतलब क्वथनांक, वाष्पन मतलब भी, सब एक ही याद रखना है कि अगर द्रव किस में चेंज हो जाना, गैस में चेंज हो जाना, वाष्पन, वाष्पीकरण या क्वथनांक कहते हैं। एकदम यही याद रखना है, ये सब मत याद रखना, ऊपरा वाला मत याद रखना है, ठीक है। ठोस में द्रव, ठोस से द्रव बन जाना गलनांक का है, गलनांक कहलाएगा, इसको याद मत रखना है, इसको भी मत याद रखना। द्रव से गैस में चेंज हो जाएगा तो उसे हम लोग क्वथनांक कहेंगे। समझ में आइलू कि ना हो? जब गैस को काफी तापमान पर गर्म किया जाता तो आयन, अब देखिए हम आपको प्लाज्मा की अवस्था में पढ़ाया था कि जब गैस को खूब गर्म करेंगे तो हम अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे बोर एटॉमिक्स मॉडल। क्या पढ़ाएंगे? बोर एटॉमिक्स मॉडल। और जब हम कहता है कि अगर खूब इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए नाभिक होता है, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, खाली सुन लीजिए, खाली आप सुन लीजिए, आपको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। कहा जाता है बोर एटॉमिक मॉडल में कहता है कि परमाणु के नाभिक जो है, नाभिक है, एक परमाणु में नाभिक पाया जाता है। ये परमाणु क्या होता है, अभी खाली सुनिए ना चचा, अभी खाली सुनिए, लिखना नहीं है। एक परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं, एक परमाणु में नाभिक पाया जाता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बॉडीगार्ड घूमते रहता है, चारों ओर बॉडीगार्ड घूमते रहता है, और चारों ओर बॉडीगार्ड घूमते रहता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को जब गर्म करेंगे परमाणु को, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खूब गर्म करने के बाद परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में उछलकर चला जाता है। और खूब गर्म करेंगे तो वो छोड़ देता है, मतलब नाभिक के प्रभाव से हटकर वो स्वतंत्र हो जाता है, छुट्टा सांड की तरह घूमने लगता है। तो वही कहा जाता है कि जब गैस को आयनीकृत करेंगे, जब गैस को गर्म करेंगे, तो जब गैस को पूरा गर्म करेंगे तो प्लस माइनस आवेश बन जाएगा। पूरा गर्म करने के बाद वो प्लस माइनस मतलब आयन के रूप में, प्लस माइनस के रूप में बंटा जाएगा, जिससे आयनीकृत, इसी को हम लोग आयनीकृत कहते हैं, यानी आयोनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसी को प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब गैस को भी गर्म करते हैं तो ये प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। जब गैस को गर्म करेंगे तो किस में अवस्था में चला जाएगा, खूब गर्म करेंगे तब प्लाज्मा अवस्था में। यानी कि ठोस से द्रव में बनना, ये कौन सी अवस्था, ये कौन सा काम हुआ, यहाँ हुआ आपका, क्या हुआ, यहाँ हुआ आपका गलनांक। फिर द्रव से गैस बन जाना क्वथनांक, फिर गैस से प्लाज्मा में बन जाना, इसको आयनीकृत बोला जाता है, आयनीकरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आयनीकरण। आप अगर ऐसे एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए इसको। देखिए जैसे मान लीजिए बर्फ है, ठीक है, ठोस है, ये क्या है, ठोस है। बर्फ को गर्म करें तो जब बर्फ को गर्म करें तो क्या बन गया, पानी, यानी कि द्रव। पानी क्या है, द्रव। फिर द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस, भाप। अरे गैस को भाप बन जाएगा। फिर गैस को गर्म करेंगे तो ये आयनीकृत, खूब गर्म करेंगे तो आयनीकृत हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, प्लाज्मा। आयनीकृत मतलब, अब देखिए गैस को गर्म करेंगे, अब ये देखिए ये बर्तन है, इसमें गैस भरा हुआ है, गैस है, ये पानी नहीं है, गैस भरा हुआ। खूब गर्म करेंगे, दे दनादन गर्म करेंगे तो ये प्लस माइनस में बटा जाएगा। और जब प्लस माइनस में बटा जाएगा तो इसी को कहते हैं आयनीकृत, आयनीकरण। यानी कि इसमें आवेश हो गया, या आवेश अलग अलग सेपरेट आवेश बन गया, माइनस अलग प्लस वाला अलग हो जाएगा, तो इसी को हम लोग, इसी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो एक बात बताइए, यानी कि कोई भी चीज को पूरा गर्म करने पर, कोई भी गैस को पूरा गर्म करने, खूब टेम्परेचर पर 7000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वो कौन अवस्था में चला जाता है, प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। तो सूर्य और तारे में ईंधन का रूप क्या होता है, प्लाज्मा होता है। चूंकि सूर्य और तारे काफी ज्यादा गर्म होते हैं, इसलिए सूर्य और तारे के ईंधन के रूप में कौन से होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम? और ये सब तो हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए
एक बात बताइए, गलनांक किसका कर सकते हैं, ठोस का या द्रव? किसको हम गला सकते हैं? द्रव को गला सकते हैं? नहीं ना, द्रव को खोलवा सकते हैं। तो हम लोग गलनांक किसका होता है? ठोस का गलनांक होता है, न कि द्रव का गलनांक होता है। समझ में आया? और क्वथनांक किसका होता है, यानी वाष्पीकरण किसका कर सकते हैं, यानी कि उसको भाफीकरण किसका? भाफीकरण मतलब भाप निकलना इक्वल टू भाफीकरण। समझे कि नहीं? कोई भी चीज को गर्म करने, कौन चीज गर्म करेंगे? द्रव को गर्म करेंगे तो वो भाप निकलेगा, उसी को वाष्पीकरण, वाष्पन, क्वथनांक कहते हैं। ये कितना कितना भाषा, डायरेक्ट बोलो ना कि गैसा गर्म, द्रव्य को गर्म किए तो भाप निकला, उसको भाफीकरण कहते हैं। समझ में भी आ जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, मैकाले शिक्षा पद्धति का ये सब देन है। मैकाले साहब आए थे, बोला कि इतना बड़ा बड़ा वर्ड को एकदम समझिए, इतना बड़ा बड़ा वर्ड दे देगा और उसी को समझते रहिए, जो कि दूसरा कोई समझे नहीं। समझ? गलनांक और क्वथनांक में अंतर क्या है? तो ठोसों का गलनांक, किसको गला सकते हैं मित्रों? ठोस को गला सकते हैं, द्रव को नहीं गला सकते, द्रव को नहीं गला सकते हैं, ना गैस को गला सकते हैं, ठोस को गला सकते हैं। और द्रवों का क्वथनांक होता है। द्रवों का क्या होता है? क्वथनांक होता है। गलनांक ठोस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की शक्ति को दर्शाता है। समझिएगा गलनांक मतलब क्या होता है। ये ठोस पदार्थ है, तो हमने बताया कि इसके बीच में कण जो है बहुत एकदम नजदीक नजदीक, करीब करीब में होते हैं, करीब करीब में होते हैं, करीब करीब में होते हैं। इसमें यानी कि इसकी आकर्षण बल यानी कि खींचने की क्षमता अधिक होती है। खींचने की क्षमता, आकर्षण बल कब होता है? माइनस प्लस जब टच करी तो तब का निकली? आकर्षण हो जाई। मान लीजिए एक लड़की है, जा रहे हैं हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ये मैडम इधर से आ रही है, जा रहे हैं हम लोग इधर से, एक लड़का जा रहा है इधर से, हम अपने पर एग्जाम्पल नहीं लेते, जा रहा। तो अगर लड़की जा रही तो देखेंगे कैसे? ऐसे देखेंगे। अगर कोई लड़का जा रहा तो एक बार देखे उसे, ओकरा से कौन चीज फायदा? वो प्लस प्लस में कहीं आकर्षण होता है, तो किस में होता है? माइनस प्लस में आकर्षण होता है। प्लस प्लस देख के क्या बोलेगा? बोलेगा ए प्लस, हट हट दूर हट। अब प्लसवा देख लेगा माइनसवा को, दोनों क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। बोला आइए आपका स्वागत है। इसलिए तो देखिए बस वगैरह में ना, बस वगैरह में अगर हम तो एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, यानी कि दिल्ली से आ रहे थे, तो हद तब हो गया, हमारे सेना के नौजवान थे और उनको जो है खड़ा थे, ऐसे स्लीपर वगैरह में बहुत ज़्यादा भीड़ था तो चढ़ गए थे, खड़ा थे, लेकिन सेना के जवान को सीट नहीं दिया गया। जबकि वही सुंदर सुंदर लड़कियां आई तो देखें उसको, आइए ना, आइए बगल में बैठ जाइए, उसको जगह दे दिया गया। मुझे शर्म आती है ऐसे। चलिए खैर कोई बात नहीं, ऐसे सम्मान करना चाहिए। वो अभी हैं, वो अभी डट कर सुरक्षा करते हैं, तभी हम लोग आज सो पाते हैं। सैल्यूट उन जवानों को। तो ये प्लस और माइनस, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाते हैं? आयनीकृत हो जाते हैं। तो इसमें समझिएगा, तो ये अपने आप में खूब जकड़ के आकर्षण बल है। आकर्षण बल है, जब हीट करें, इसको गर्म दें तो ये क्या होता है? यानी कि शक्ति को दर्शाता है। जितना कस के आकर्षण बल लगेगा, जितना कस के इसका आकर्षण बल लगेगा, उतना ही ये छोड़ने में, मतलब ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाएगा तोड़ने में। समझे कि नहीं? मतलब जितना ये देखिए, इसमें क्या है? पूरा ज्यादा शक्ति लगा हुआ, पूरा एकदम अगल बगल में पूरा एकदम जकड़ के पकड़ा है। तो जब जकड़ के पकड़ा है तो छोड़ाने में भी तो ताकत लगेगा ना, यानी कि इसको हटाने में भी तो तापमान उतना ज्यादा देना पड़ेगा, तभी ना हटेगा। तो वही लिखे हैं कि गलनांक ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल की शक्ति को दर्शाता है। ठोस यानी कि आकर्षण बल की शक्ति को दर्शाता है। क्वथनांक द्रव पदार्थों के कणों के बीच में आकर्षण बल की शक्ति को दर्शाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लोग समझते हैं कंडेंसेशन को, यानी कि संघनन को। संघनन किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने अभी जो देखा, ऊपर से ठोस से द्रव गया तो उसे गलनांक है, द्रव से गैस गया उसे क्वथनांक है। अब उल्टा चलना है। अब अगर हमको गैस से ठोस में जाना है, गैस से हमको ठोस में जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो गैस से ठोस में, अगर जिस अवस्था, गैस को अगर ठोस अवस्था में बदलेंगे तो हमको ठंडा करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को हम लोग संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें भी टेम्परेचर के, तापमान किसे कहते हैं? तो ठंडा या गर्म, जिस चीज को छूने के बाद ठंडा या गर्म महसूस होता है उसे तापमान कहते हैं। तापमान ठंडा भी है और गर्म भी है, दोनों तापमान है। हम लोग तापमान को विशेषतर समझ लेते हैं गर्म, फीलिंग हो जाता है हम लोग को गर्म, अच्छा तापमान है मतलब गर्म है। नहीं,
ठंडा और गर्म को दोनों को तापमान कहते हैं, और इसे मापते हैं सेंटीग्रेड यानी कि सी से, फ़ारेनहाइट रोमर से भी नापते हैं। ठीक है, मतलब इसका माप भी इसी से दर्शाते हैं। तो विशेषतर हम लोग सेंटीग्रेड का यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं। हम लोग बताएंगे आगे चलकर पढ़ेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं और फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे बदला जाता है, हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना ही आप लोग प्रयोग कीजिएगा, सेल्सियस का ही प्रयोग करेंगे अभी, यानी कि सेंटीग्रेड। सेल्सियस को दूसरी भाषा में सेंटीग्रेड कहते हैं। ठीक है, गैसीय अवस्था यानी कि अब हमें उल्टा चलना है, तो ठोस से द्रव में परिवर्तन को गलनांक कहते हैं, गलनांक द्रव से गैस में परिवर्तन को क्वथनांक कहते हैं। अब हमें उल्टा जाना कि गैस से हमें द्रव में जाना है, तो गैस से द्रव में जाने की अवस्था को हम लोग संघनन कहते हैं। अगर गैसीय अवस्था से द्रव में बदल गया तो उसे हम लोग संघनन कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। जैसे वायु में उपस्थित जलवाष्प का जल बूंदों के रूप में परिवर्तन होना है। वायु में उपस्थित, देखिए वायु में उपस्थित जलवाष्प, जलवाष्प मतलब भाप, अभी भी भाप है, वायु में यहाँ भाप है, जलवाष्प है, जल है, जल की छोटे छोटे बूंदे हैं। जलवाष्प मतलब जल का भाप, भाप की जल बूंदों के रूप में परिवर्तित होना। अब हम इसे समझते हैं, छोटा सा एक हेडिंग मारते हैं, इसी में बारिश कैसे होती है और क्यों होती है, इसी में संघनन के ही कारण होती है। कैसे समझते हैं, देखिए हमारे पृथ्वी का लगभग कितना भाग पानी है, 70% भाग पानी है, और 70% भाग पानी है, तो आखिर बारिश होती कैसे है? ये पानी उपराम गया कौन, लेने वाला कौन आदमी है? लेने वाला बड़ा बड़ा टैंकरवा थोड़ी है, समझे। हम लोग आगे चल के कृत्रिम बारिश को भी पढ़ेंगे कि कैसे वर्षा कराया जा सकता है, आदमी भी करा सकता है, कैसे कराया जाए आगे चलकर पढ़ेंगे, टेंशन नहीं करना। पहले इसको समझना कि बारिश यानी कि जो भगवान खुद से देते हैं, प्रकृति वाला बारिश कैसे होता है, ये समझते हैं। हमारे पृथ्वी में लगभग 70% भाग, पृथ्वी का लगभग 70% भाग पानी है। ठीक है, 70% भाग क्या है, पानी है। और क्या करता है, सूर्य जो है, सूर्य क्या होता है, जब सूर्य पृथ्वी को जब गर्म करती है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी गर्म होती है, और जब गर्म होती है तो पृथ्वी में क्या है, पानी भी तो है, पानी भी गर्म होता है, समुद्र है, समुद्र का पानी गर्म होता है। और जब गर्म होता है तो वो पानी क्या हो जाता है, भाप बन जाता है, भाप बनकर वो ऊपर उठता है। भाप इतना हल्का होता है कि वो ऊपर उठकर चलने लगता है, ऊपर उड़ियाने लगता है। इसी भाप को हम लोग जलवाष्प कहते हैं, इसी भाप को हम लोग जलवाष्प कहते हैं, यानी कि भाप या जलवाष्प दोनों बोलिए बात बराबर है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट आती है, यानी कि जितना ऊपर जाएंगे ठंडा लगेगा। 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में गिरावट होती है, यानी कि ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। क्यों लगता है, आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का एक टॉपिक से हम लोग वहां समझेंगे, या नहीं तो हम लोग किसी में जहां रेफरेंस मिलेगा हम वहां बता देंगे उसको। ठीक है, कैसे क्यों गर्म होता है, जैसे हम लोग समझते हैं कि हम लोग और ऊपर जाएंगे तो गर्म लगेगा, गर्मी दिन है अभी, जैसे गर्मी दिन है तो हम लोग सोचे कि अगर टावर पर चढ़ जाएंगे तो हम लोग को गर्म लगेगा। क्यों, हम लोग सूर्य के नजदीक जा रहे हैं तो हम लोग को गर्म ऐसे दिखता है कि हम लोग सूर्य के नजदीक जा रहे हैं तो ज्यादा सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेगा तो हम लोग को गर्म लगेगा। नहीं, उल्टा है, ठंडा लगेगा। कैसे, हम आगे चल के बताएंगे आपको। तो तापमान में जैसे पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो तापमान में क्या होता है, गिराव, तापमान गिरते रहेगा, यानी कि ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। हर 1000 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होगा। यानी कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो अगर यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस था, अब यहाँ हो जाएगा 35 डिग्री, फिर इधर हो जाएगा, और ऊपर जाते रहेंगे तो इसी तरह तापमान में गिरावट। एक निश्चित दर पर जाएंगे तो तापमान में गिरावट होता है। ठीक है, दूरी पर जाएंगे तो तापमान में गिरावट होता है। जब तापमान में गिरावट होता है तो क्या होता है कि जब जो देखो, अब ये समुद्र के पानी को गर्म किया था, किसने गर्म किया था, किसने गर्म किया था, तो सूर्य की किरणें ने। तो जैसे जैसे जलवाष्प ठंडा होता है, ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा। हमने आपको बताया कि ऊपर जाने के बाद क्या होता है, ठंडा होता है। जैसे जैसे भाप ठंडा होता है, ये जलवाष्प, तो अब देखिए जब ये ठंडा होता है तो अब इसको पानी को रहने के लिए कोई चीज चाहिए कि नहीं, वो कोई माध्यम खोजेगा कि नहीं। पानी कैसे रह जाएगा, पानी ऐसे जाएगा ऊपर में, फिर भाफा बन के। जैसे देखिए अगर कोई आप चावल बनाते हैं ना,
अगर ढक्कन जो ढकते हैं खूब गर्म करते हैं तो ढक्कन के पेंदी तर क्या हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है, पानी भाप वो जो है गर्म होकर फिर पानी बन जाता है, फिर ठपे ठपे चू कर वो पानी खत्म हो जाता है। जो भाप जो बना था, पेंदी तर जो लटका था, वो पानी क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो अगर वो उसको हटा देंगे, अगर मान लीजिए उस पेंदी को हटा देंगे तो वातावरण में हो जाएगा, कुछ देर के बाद वो ठनठना के नीचे गिर जाएगा भाप। तो उसी तरह भाप को रहने के लिए तो कोई माध्यम चाहिए, किस पर लटकेगा, लटकने के लिए तो कोई माध्यम चाहिए ना। तो लटकने के लिए उसे माध्यम क्या मिल जाता है, धूलकण। वायुमंडल में धूलकण पाए जाते हैं। धूल, जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं, धूल उल रहता है, धूल, फिर धुआं से निकलने वाला छोटा छोटा कण रहता है, धुआं हो गया, और कई छोटे छोटे कण रहते हैं वायुमंडल में, माइक्रोसेड वगैरह बहुत कण रहते हैं। तो इस कण में क्या होता है, ये पनिया जो भाफा जो है लटक लटक कर रह जाता है, और जब लटक कर रह जाता है तो धीरे धीरे सब मिल जाता है। एक कण नहीं मिलता है, हजारों लाखों अरबों खरबों टन ऐसे मिल जाते हैं एक जगह मिलकर। और जब एक जगह मिल जाते हैं तो छोटी छोटी बूंदें वो क्या हो जाती है, जब एक छोटी छोटी बूंदें अन्य कण मिलकर वो छोटी छोटी बूंदें बना लेते, इसी प्रक्रिया को तो हम लोग संघनन कहते हैं। छोटी छोटे बूंदे बना ले। जलवाष्प किस में बदल गया, छोटी छोटी बूंदों के रूप में। जलवाष्प किस में बदल गया, भाप किस में बदल गया, छोटी छोटी बूंदों के रूप में। पहले जलवाष्प भाप, पानी गर्म हुआ, ऊपर उठा, भाप बनकर ऊपर उठा। अब भाप को रहने के लिए धूलकण चाहिए इनके, तो धूलकण को लिया, धूलकण में लटक गया कई धूलकण, कई भाप जो है वो जो छोटी छोटी बूंद, जो छोटी छोटी कण था, छोटे छोटे बूंदे था, आपस में मिल गया। तो जब छोटी छोटी बूंदे मिल गया तो इसे संघनन कहेंगे। अब यही नहीं रुकता है और आगे चलता है। क्या होता है कि संघनन के बाद जो जल की छोटी छोटी बूंदे था वो मिलकर कई जो है छोटी छोटी बूंदे मिलकर एक बड़ा बूंदे बना लेता है। इसी को हम लोग बादल कहते हैं। बादल गरजने लगा, तो उसे क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, बादल कहेंगे, जिसे हम लोग बादल कहेंगे। और बादल में पानी की मात्रा फिर गया, फिर भाप बना, फिर गया भाप बना। ऐसे एक दिन में ऐसा अरबों खरबों बार होता है, समझे, जाते रहता है। जब भाप बना, अब ये हो जाता है भारी, और जब वो हो जाता है भारी तो क्या होता है, देखिए ना, इसमें क्या कीजिए, यहाँ इसमें मिट्टी मारिए, ई बोर्ड पर मिट्टी मारिए, मारते रहिए, पूरा इतना मोटा परत हो जाएगा मिट्टी का। एक बार ऐसा होगा कि खुद जो है वो लड़क जाएगा, ढेर भारी होगा तो मिट्टिया क्या हो जाएगा, लड़क जाएगा। तो उसी तरह होता है, ये कण जो है इतना जाता है वो कण, वो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। जब भारी हो जाता है तो वो नीचे गिरना, दबाव बढ़ जाता है, दाब लग जाता है, उसमें दबाव लग जाता है, बॉल लगता है, तो वो नीचू गिरना शुरू हो जाता है। जब नीचू गिरना शुरू हो जाता है तो उसी को कहते हैं पनिया पड़ गेलू, समझे। तो हमने लिखा है कि अपने वजन के कारण बारिश के रूप में जमीन पर गिरने लगता है। अब देखिए ये कण के रूप में क्यों गिरा है, जरा दिमाग लगे। ये तो बर्फ है, यानी कि वहां ठंडा होकर बर्फ बन गया, लेकिन नीचे गिरता है बूंदे बूंदे के रूप में। कैसे, तो हम क्या बताएं, जितना ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, गिरेगा, यानी कि ठंडा लगेगा। और जितना नीचू आएंगे उतना गरम लगेगा, उतना क्या लगेगा, गरम लगेगा। तो बर्फवा जितना नीचे आएगा वो क्या होगा, पिघलेगा। पिघलने के बाद वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में वो टूट जाता है, जिसी कारण कहते हैं कि बारिश पड़ने लगी। और उसी बारिश पर कई गाना निकाल दिया गया है। जैसे गाना जो है ना, गाना जो है समाज का आईना है। वो गाना जो देखिए हमारे समाज को दर्शाता है, मूल चीजों को दर्शाता है। जैसे देखिए क्षेत्रवाद की घटना समझिएगा। पहले क्या होता था कि पहले जो है यूपी में कोई आदमी, यूपी घर है, अगर पटना है, उसका पटना से सटा हुआ है, पटना में अगर यारा बक्सर वगैरह का घर है। पहले क्या होता था, जैसे धनबाद कोयला खदान वगैरह में ज़्यादा जो है उधर काम धंधा होता था, तो यूपी वाला आदमी अगर धनबाद के कोयला खदान में आ जाता था तो वो परदेसिया हो जाता था। गाना निकलता था, परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, ऐसे गाना निकलता था। अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे डिजिटल क्रांति बढ़ा, जैसे जैसे फोन का युग हुआ, धीरे धीरे क्या होता है, दूरी घटता चला गया। दूरी क्या हुआ, घटता चला गया, यातायात का साधन हो गया, तो अब गाना भी निकलता। अब क्या होगा, इसको अब परदेश ने मान लिया, अब दूसरे देश को,
अब जो यहाँ का जो मजदूरा होते थे, अब वो मजदूरा कहाँ जाने लगा, ये अरब देश में दुबई वगैरह में काम करने जाने लगा। तो अब गाना भी निकला, पिया बाड़े सऊदी कैसे, ऐसे गाना नहीं निकाला, पिया बाड़े सऊदी कैसे, ऐसा गाना निकाला। तो उसी तरह क्षेत्रवाद, ये जो है ना क्षेत्रवाद से असल में ये इसको चुराया गया है, ये गाना को क्या किया गया है, चुराया गया है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए गाना जो है हमारे साइंस से ही लिया जाता है और सामाजिक विज्ञान से ही लिया जाता है, समझे। तो ये था आपका संघनन। एक बार फिर से हम रिकॉल मार देते हैं। संघनन किसे कहते हैं, तो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की जल बिंदुओं के रूप में परिवर्तन होना। एग्जाम्पल है, बारिश कैसे होती है, जब समुद्र का पानी, सूर्य की किरणें गर्म होकर जब ऊपर उठता है, समुद्र की पानी जब गर्म होकर ऊपर उठता है तो वो जल वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाता है, भाप के रूप में ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने के बाद वहीं कई धूल कण से वो संपर्क में आकर वो क्या होता है, जमना शुरू हो जाता है। जमना, जब छोटी छोटी बूंदें जमना शुरू होता है उसे संघनन कहते हैं। वही जब छोटी छोटी बूंदें जम जाता है, एक साथ मिलकर जम जाता है, उसे बादल कहते हैं। और जब बादल कहते हैं तो वही बादल में कई बादल जम रहा है, जब भारी हो जाता है वो बादल तो क्या होता है, बरसने लगता है, बारिश की बूंदे के रूप में बरसने लगता है। तो ये था बारिश कैसे होती है और क्यों होती है। तो ये था संघनन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम लोगों को कंडेंसेशन को देखें। कंडेंसेशन में क्या था, उल्टा अवस्था में चले थे, यानी कि गैस से हम लोग द्रव में चले, अब द्रव से ठोस में चलना है। तो जो द्रव से ठोस अवस्था में बदला, जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है उसी को हिमांक या जमना। जमता कौन चीज है, द्रव ही जमता है। अरे दूध ही ना जमेगा भैया, पानी थोड़ी जमेगा। जमाते हैं तो कौन चीज, पानी जम सकता है, तो कौन चीज जमेगा, कोई ठोस चीज, पत्थर जमेगा, वो तो आपने कठोर है। तो जमना मतलब फ्रीजिंग मतलब जमना, उसी को दोसर भाषा में हिमांक कहते हैं। एक नाम दे दिया दोसर, जमना को ही हिमांक बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट या नहीं तो सॉलिडिफिकेशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक या जमना कहते हैं। जैसे जल का बर्फ में परिवर्तन होना, जल और बर्फ में। अब ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा निकलता है। लावा किसे कहते हैं, तो पूरा गर्म, किसी भी चीज को पूरा गर्म करने पर, पूरा गर्म कर देंगे तो वो क्या होगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा, ठोस अवस्था। तो जो द्रव निकलता है, जो पूरा गर्म द्रव रहता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है। अभी कैसे निकलता है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक्स है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा होता है। अभी मान लीजिए लावा होता है, एगो गरम चीज, पृथ्वी के अंदर में गरम नियर पानी है, लाल नियर पानी है, वो निकलता है जब ज्वालामुखी फटता है, उसी को मान लीजिए लावा। समझे, लाल पानी को लावा। तो ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का ठंडा, जब ज्वालामुखी से जब बाहर निकलता है लावा, ऐसे दड़ांग निकलता है, जैसे ज्वालामुखी फटा, तो ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी फटा, तो फटा ऐसे निकला, तो ये लावा है, ये लावा, ये फटा तो ये निकला। तो जब ये लावा है तो लावा ये जब जम जाता है, ये ठोस चट्टान बन जाता है, पूरा ठोस बन जाता है। समझे, जब ठोस बन जाता है तो यही तो हिमांक है, जमना है। यही तो पहले लावा था। लावा क्या था, एक तरल पदार्थ था। ये लावा क्या था, एक तरल। बतान कि पूरा लाल पानी को गर्म करने के बाद पनिया लाल नियर दिखे तो उसी को लावा कहते हैं। इतना दिमाग में रखना है, उसको नहीं कहते हैं, खाली अभी दिमाग में समझने के लिए ये चीज रखना है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है वो जब ठंडा होता है वो ठोस चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है। किस कारण, हिमांक के कारण। तो इसी अवस्था को हिमांक कहते हैं, जिस तापमान पर कोई द्रव जो है ठोस में बदल जाता है। तो हम लोगों ने ठोस से द्रव में बदल जाना उसे गलनांक कहेंगे। द्रव से गैस अवस्था में बदल जाना उसे हम लोग क्वथनांक कहेंगे। और उल्टा अगर हो जाना, गैस से द्रव में बदल जाना उसे हम लोग संघनन कहेंगे। और द्रव से ठोस में बदल जाना
उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग जमना कहेंगे, या नहीं तो फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, या नहीं तो सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, या नहीं तो हिमांक कहेंगे। हम लोग उल्टा चल गए। अब देखिए यहाँ बात, यहाँ गड़बड़ तो ये हो गया, क्वेश्चन यहां से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपका यहां से पूछेगा। जिस तरह ठोस से द्रव में गया, अब हमको मन किया नहीं जी, हमको चलिए ठोस से गैस बनाने का मन किया, समझे, तो कैसे बनाएंगे। ठोस से गैस बनाने का मन किया, हमको गैस से ठोस बनाने का मन किया, तो कैसे बनाएंगे। तो ठोस से गैस बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से ठोस बनाने की प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। हम लोग अभी समझते हैं ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण को, इसके बाद फिर हम लोग एक चार्ट में समझ लेंगे, इसके बाद खत्म। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। निक्षेपण मतलब ये समझना है कि निक्षेपण वाला वो नदी वाला निक्षेपण नहीं, एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग जब नदी अपवाह तंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ निक्षेपण का यूज करते हैं, वो निक्षेपण नहीं। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। ये सब्लिमेशन क्या होता है, एक्चुअली में किसी भी ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाना। कोई ठोस है वो द्रव अवस्था में ना बदले, ना वो द्रव अवस्था में बदले, डायरेक्ट वो गैस अवस्था में बदल जाता है, उसी को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो हमने लिखा है कि किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बिना बदले, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बिना बदले गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहता है हम लोग समझते हैं, इसी को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। बीपीएससी क्वेश्चन पूछी थी यहाँ से, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। ये गैस में बदल जाता है, ये किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो कपूर का जलना, कपूर क्या है, कपूर ठोस है, इसको अगर हम जलाएं तो डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है। अब समझिए CO2 क्या होता है। जब CO2 को अधिक दबाव पर दबाया जाता है, जैसे LPG गैसवा जो नहीं होता है, LPG गैसवा को क्या करता है, कंप्रेस करके सिकुड़ के उसको क्या करता है, एगो बीकर में उसको क्या करता है, भर दिया जाता है, और जब निकलता मारता है एकदम ब्लास्ट करता है, देखिए कि उसमें चरको निकलता है, पनिया निकलता है कि नहीं। तो जब CO2 को अधिक दबाव पर दबाया जाता है, हम लोग कौन सा सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो वही CO2 है, वही कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक दबाव पर दबाया जाता है और कम तापमान पर, यानी कि -78 डिग्री लमसम में, माइनस में चला जाएगा तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, तो कर दिया जाता है। तो गैस सिकुड़ कर ठोस अवस्था में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, गैस सिकुड़ कर किस अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। और जब ये ठोस अवस्था में बदल जाता है तो इसी ठोस अवस्था में ये बर्फ की तरह दिखता है, लेकिन इसमें पानी का मात्रा नहीं होता है। बर्फ की तरह दिखता है लेकिन ये ठंडा रहता है, बर्फ की तरह दिखता है लेकिन इसमें पानी नहीं रहता है, इसलिए इसको सूखा बर्फ कहा जाता है। सूखा, शुष्क मतलब सूखा, इंग्लिश में उसे ड्राई कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, जब CO2 को अधिक दबाव पर दबाया जाता है और कम तापमान पर इसको दिया जाता है, कम तापमान पर रखा जाता है, तो ये गैस सिकुड़ कर ठोस अवस्था में बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ड्राई शुष्क यानी कि शुष्क बर्फ कहते हैं। किसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, अब निक्षेपण क्या होता है, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाना, वो निक्षेपण हुआ। वो क्या हुआ, निक्षेपण हुआ। अब गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलना, ठोस से गैस में बदल जाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। और डायरेक्ट गैस से ठोस में बदल जाना, उसे हम लोग निक्षेपण कहते हैं। देखिए पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि गैस से द्रव में बदलेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संघनन बोले। अब यहाँ ये नहीं बोलता कि डायरेक्ट हमको गैस से ठोस चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, निक्षेपण करना पड़ेगा। तो जब किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बिना परिवर्तन हुए
ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे निक्षेपण कहते हैं। जैसे ठंडा के महीना में जो जल वाष्प नहीं होता, जो भाफवा होता है, वो क्या होता है, सीधे बर्फ में बदल जाता है, सीधे वो बर्फ में बदल जाता है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, डिपोजिशन होता है। ये समझ में आया कि नहीं। ये था आपका निक्षेपण और ये था आपका उद्पातन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए उद्पातन में जो है, उर्ध्वपातन में समझना एकदम डायरेक्ट ठोस से गैस अवस्था में बदल दिया, डायरेक्ट ठोस से गैस अवस्था में बदल देना, उसे उर्ध्वपातन करते हैं। डायरेक्ट गैस से ठोस अवस्था में बदल जाना निक्षेपण कहते हैं। उर्ध्वपातन का उल्टा निक्षेपण। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दिखता है बर्फ की तरह लेकिन इसमें पानी नहीं रहता है, इसलिए इसे सूखा बर्फ या शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम इस जितना भी था सबका एक निचोड़ एक डायग्राम में रख दिए हैं। ठोस से ये तीरा जो है ना, ये टणका तीरा, ये जो निचुआ की तरफ जा रहा है, मतलब समझिएगा कि ठोस से द्रव में बदला, ये द्रव से गैस में बदला। ऊपर वाला तीरा देखिए जा रहा है, मतलब समझिएगा कि गैस से द्रव, द्रव से ठोस में। समझ रहे कि नहीं, ये मतलब ये तीरा जा रहा है उसी तरफ, मुंह तरफ। ठीक है, तो ठोस से द्रव में बदलना, पहले इसमें देखिएगा, ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता, गलनांक। द्रव से गैस में जाना क्या कहलाता, क्वथनांक। फिर उल्टा कीजिए, गैस से द्रव में जाना क्या कहलाता, संघनन, ब्लैक पेन से जो लिखे हैं। फिर द्रव से ठोस में जाना उसी को क्या कहते हैं, जमना, या नहीं तो हिमीकरण, या नहीं तो हिमांक कहते हैं। अब डायरेक्ट ठोस से गैस में जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अब फिर इसको डायरेक्ट ठोस से डायरेक्ट गैस से ठोस में जाएंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन, निक्षेपण कहते हैं कि नहीं। तो ये था आपका फ्लो चार्ट। ये समझिएगा, कुछ याद नहीं रखे, ये वाला जरूर याद रखिएगा, और वो वाला ड्राई शुष्क वाला, वो ड्राई आपका आइस वाला याद रखिएगा। CO2 को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं महाराजों तो ले सकते हैं। तो हम लोगों ने समझा आज कैसे कैसे चेंज किया, ठोस कैसे द्रव में चेंज हुआ, द्रव कैसे चेंज हुआ गैस में, और ठोस से कैसे द्रव गैस डायरेक्ट बन गया, गैस से कैसे हम लोग ठोस बना सकते हैं डायरेक्ट। तो हम लोगों ने ये समझा। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। धीरे धीरे आगे हम बढ़ते चलेंगे। तो ये था, उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, और आप खुश रहिए, तब तक देखते रहिए, खूब मस्ती करते रहिए, अपने वाली से भी बात करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।